नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। बज गए हैं दोपहर के 3 और अब हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला को जो हमने शुरू किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हम करने वाले वो अप्रैल का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है जो कि सभी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को वो लाइक कर लें क्लास शुरू होने से पहले, ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पोंकाली अम्मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? बताइए, पोंकाली अम्मन त्योहार आमतौर पर किस तमिल महीने में मनाया जाता है? मासी यानी कि फरवरी मार्च, पंगुनी यानी कि मार्च अप्रैल, वैकासी यानी कि मई जून, या फिर आदि यानी कि जुलाई अगस्त। बताइए किस महीने में मनाया जाता है पोंकाली अम्मन त्योहार, जो कि तमिल महीने में मनाया जाता है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पंगुनी, मार्च अप्रैल। ये कब मनाया जाता है? ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जिसे तमिल महीने में पंगुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंगुनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के इरोड जिले में श्री पोंकाली अम्मन मंदिर श्रद्धेय पोंकाली अम्मन उत्सव के दौरान 50,000 से अधिक भक्तों के उत्साह से जगमगा जगमगा उठा। 3 अप्रैल 2024 बुधवार शाम को हजारों उपासकों ने अपने अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में अग्नि मसाले लेकर एक शानदार जुलूस में भाग लिया। तो इसे कौन से महीने में बोलते हैं? इसे पंगुनी महीने में बोलते हैं, जो कि मार्च अप्रैल का महीना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेन देन में 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई है? बताइए, जो यूपीआई होता है, यूपीआई का भुगतान होता है, वो अगर बात करें 2023 की दूसरी छमाही में तो इनमें से किस में वृद्धि हुई है? व्यक्ति से व्यक्ति के लेन देन में, व्यक्ति से व्यापारी के लेन देन में, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में, या फिर बैंक टू बैंक के लेन देन में? किसमें वृद्धि हुई है यूपीआई के थ्रू? यानी व्यक्ति से व्यक्ति में हुई, जैसे हम किसी दूसरे को शेयर कर रहे हैं फ्रेंड सर्किल में, या फिर हम कोई सामान खरीद रहे हैं किसी दुकान से, या व्यापारी को का लेन देन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल, और बैंक टू बैंक का लेन देन मतलब जो बैंक करते हैं। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करें तो ये हुआ है व्यक्ति से व्यापारी लेन देन में, मतलब लोगों ने सामान यूपीआई के थ्रू ज्यादा खरीदा है 2023 की दूसरी छमाही में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? व्यक्ति से व्यापारी लेन देन, यूपीआई भुगतान की वृद्धि काफी हद तक व्यक्ति से व्यापारी लेन देन द्वारा संचालित थी। इस अवधि के दौरान इन लेन देन की मात्रा 77% की वृद्धि और मूल्य में 62% की वृद्धि देखी गई। कितने परसेंट की? अगर लेन देन की मात्रा की बात करें तो 77%, और मूल्य की बात करें तो 62% वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम की परीक्षण उड़ान कहाँ आयोजित की गई? बताइए, एसएफसी और डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम का जो परीक्षण किया गया था इनमें से कहाँ पर किया गया था? पोखरण राजस्थान में, इसरो शेयर केंद्र में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे, या फिर चांदीपुर परीक्षण रेंज में? कहाँ पर किया गया इसका परीक्षण? बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो परीक्षण है वो किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। सामरिक बल कमान यानी कि एसएफसी और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा 3 अप्रैल 2024 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण उड़ान की का आयोजन किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? बताइए,
चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए जो प्रस्तावित मानक समय दिया गया है वो कौन सा है? चंद्र मानक समय यानी कि LST, समन्वित चंद्र समय यानी LTC, आकाशीय समय मानक यानी कि CTS, या फिर यूनिवर्सल लूनर क्लॉक ULC। कौन होता है चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक, बताइए। इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा LTC यानी कि समन्वित चंद्र समय। ठीक है, समन्वित चंद्र समय इसका आंसर हो जाएगा। यह निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को समन्वित चंद्र समय LTC के लिए 2026 के अंत तक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप से सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? PT उषा हो जाएगा, बिल्किस मीर हो जाएगा, मैराय कॉम हो जाएगा, या फिर सानिया मिर्जा हो जाएगा। यहाँ पर मैरी कॉम होगा, मैराय कॉम। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो सही जवाब है जो आप लोग दे रहे हैं वो क्या है? बिल्किस मीर। ठीक है, क्या है? बिल्किस मीर इसका सही जवाब है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस या फिर कॉन्सियंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 10 मई को, या फिर 15 जून को? कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, या फिर कॉन्सियंस भी बोलते हैं इसको? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति, सद्भाव, नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। क्लियर है? याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विंड होप घोषणा किससे संबंधित है? तो यूनेस्को की विंड होप घोषणा है इनमें से किससे संबंधित है? विकासशील देशों में शिक्षा मानक, सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण, स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना, या फिर वन्य जीव संरक्षण प्रयास? किससे संबंधित है विंड होप घोषणा पत्र? सही जवाब क्या होगा फटाफट छाप दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। ठीक है, किसको बढ़ावा देना? स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विंड होप घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है, जिसे 1991 में विंड होप नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को सेमिनार के दौरान रखा गया था। तो इसे भी याद रखिए, जो विंड होक है वो कहाँ है? नामीबिया में है। ठीक है, कहाँ पर विंड होक है? ये नामीबिया में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? बताइए। नई दिल्ली भारत, बिश्केक किर्गिस्तान, बीजिंग चीन, टोक्यो जापान? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ये आयोजित की गई थी बिश्केक किर्गिस्तान में। कहाँ पर? बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारतीय जो पहलवान है अंजू और हर्षिता ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीते हैं। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पर इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। कौन से देश की सरकार ने रखा है? ऑस्ट्रेलियाई सरकार, कनाडाई सरकार, ब्रिटिश सरकार, या फिर न्यूजीलैंड की सरकार ने? तो कौन सी सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? तो ये जो प्रतिबंध है इसको रखा है ब्रिटिश सरकार ने। किसने? ब्रिटिश सरकार ने इस प्रतिबंध को
लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध माना है। ठीक है, 1 जनवरी 2009 के बाद जो जन्मे हैं लोग, उनको तंबाकू उत्पाद बेचने से अवैध माना है। 1 जनवरी 2009 से पहले जो जन्मे हैं उनको वैध माना गया है, या फिर उनको कई सारी कंडीशंस में बोला गया है कि आप ये वर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बताइए, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार है वो किसे दिया गया? नासा को दिया गया, ये इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को दिया गया, एरिजोना विश्वविद्यालय को दिया, या फिर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी को दिया गया? बताइए किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन को बखूबी आप लोग जानते हैं और इसका जो सही आंसर वो भी आप लोग दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसरो चंद्रयान 3 की जो मिशन टीम थी उसे ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 8 अप्रैल 2024 को कोलोराडो में अंतरिक्ष संगोष्ठी के वार्षिक उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ था। कहाँ पर? कोलोराडो में ये सम्मान समारोह हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक जीता है? बताइए किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में पदक जीता है, रजत वाला? गुंजन अग्रवाल और साई पाटिल, लारिसा और संजना फिलोचाको, गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको, या फिर साई पाटिल और संजना फिलोचाको? बताइए किसने जीता है? तो इस पदक की बात करें, जो रजत पदक है वो मिला है गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको को। किसको? गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको को ये अवार्ड मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के सकालतुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि जो हिसार की लॉरिसा हैं और पुणे की साई पाटिल हैं इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। तो सभी चारों जो प्रतियोगी हैं इन्होंने इसमें पदक हासिल किया था। तो आप कांस्य का भी याद रख सकते हैं, कांस्य पदक पूछेगा तो क्या बताना है? लॉरिसा और साई पाटिल इन्होंने कांस्य पदक जीता, और रजत पदक जीता है गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, यानी कि जिसे ITR बोलते हैं, इसरो बेंगलुरु में, या फिर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में पड़ता है, या फिर DRDO हैदराबाद? बताइए कहाँ से इसे लॉन्च किया गया या परीक्षण किया गया है इसका? तो इसके परीक्षण की बात करें तो इसका परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से। कहाँ से हुआ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान से इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में JNU ने विश्व स्तर पर कौन सा पदक हासिल किया है? बताइए JNU को कौन सा पदक मिला है इसमें से? कौन सा स्थान मिला है इसमें से? 10वीं, 20वां, 30वां, या फिर 40वां? कौन सा स्थान मिला है इस स्तर पे? तो JNU जो कि दिल्ली का एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय है, ठीक है, और इसे 20वीं रैंक मिली है विश्व स्तर पर। कौन सी रैंक?
20वीं रैंक मिली है इसे विश्व स्तर पर, और भारत के स्तर पे बात करें तो ये पहली रैंक इसे मिली है। ठीक है, भारत के स्तर पे पूछेगा तो पहली रैंक, और विश्व स्तर पे पूछेगा तो 20वीं रैंक मिली हुई है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय सेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है? बताइए। जैसलमेर जिले में जो हुआ था भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास, उसे क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन स्काई बोल्ट, थंडर बोल्ट अभ्यास, गगन शक्ति अभ्यास, या फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? तो इसे नाम दिया गया था गगन शक्ति अभ्यास। क्या नाम दिया गया था? गगन शक्ति अभ्यास इसे नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ये कब हुआ था, तो भारतीय वायुसेना ने 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति आयोजित किया था। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बताइए। विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, सुमित नागल, या फिर लिएंडर पेस? कौन बन गया है मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाला? तो इनकी बात करें ये कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सुमित नागल। कौन बन गए हैं? सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इनकी अगर रैंक की बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 35वीं रैंकिंग वाले माटेओ अर्नाल्डी को हराया और 8 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बताइए। जो हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट है उनका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? डीआरडीओ नई दिल्ली, आईआईटी कानपुर, या टीबीआरएल चंडीगढ़, या फिर इसरो बेंगलुरु? कहाँ पर किया गया हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण? सही जवाब क्या होगा फटाफट बता दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक करते हैं। तो इसकी बात करें अगर हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का जो सफल परीक्षण है वो किया गया था टीबीआरएल चंडीगढ़ में। कहाँ पर? टीबीआरएल चंडीगढ़ में इसका सफल परीक्षण किया गया था। जैकेट ने BIS 17051 2018 का अनुपालन करते हुए टीबीआरएल चंडीगढ़ में सफल परीक्षण पास किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल, 5 मई, या फिर 15 जून को? कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? जो इसके संस्थापक हैं होम्योपैथी के, कौन? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के चांदीकृत में एकीकृत परीक्षण रेंज में क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? बताइए। कौन सी बड़ी उपलब्धि मिली है ये बताना है आपको। उन्नत एवियोनिक्स प्रौद्योगिकी, स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग, या फिर परमाणु प्रणोदन का उपयोग? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। जो चांदीपुर में परीक्षण रेंज किया गया था क्रूज मिसाइल का, उसका उसकी उपलब्धि आपको यहाँ पर बतानी है। कौन सी उपलब्धि मिली है? तो कौन सी उपलब्धि मिली है? ये मिली है स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली की। ठीक है, कौन सी? स्वदेशी प्रणोदन जो प्रणाली है उसकी उपलब्धि मिली है। क्लियर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो फटाफट इसका आप जवाब दे दीजिए।
रोहन बोपन्ना के नाम एक बहुत बड़ा खिताब जुड़ गया है, ठीक है। वो कौन सा है? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, और वो भी एटीपी मास्टर्स में 1000 खिताब जीतने वाले, ठीक है। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को कौन सा विमान दिया है? बताइए किस विमान की आपूर्ति की है HAL ने? बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, डोर्नियर 228, एयरबस A320 या फिर लॉकहीड मार्टिन F-16? कौन सा विमान दिया है HAL ने? किसको? गुयाना रक्षा बल को। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दिया है डोर्नियर 228 विमान, ठीक है। क्या दिया है? डोर्नियर 228 विमान गुयाना रक्षा बल को सौंपे हैं, और कितने विमान सौंपे हैं बताइए? ये इसमें जो दो दिया गया है, कितना? दो, याद रखिएगा आप, कितने विमान? दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पांचवा संस्करण 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित हुआ? कुल मिला के आपको ये बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच इनमें से कौन सा अभ्यास होता है, ठीक है। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण होता है, वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर मालाबार? कौन सा सैन्य अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। डस्टलिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, जो कि इस बार 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान में हुआ था, और ये इसका पांचवा संस्करण था। कौन सा? पांचवा संस्करण था इसका ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है? बताइए किस बैंक के क्रेडिट कार्ड को रोक दिया गया है, और किसी भी ग्राहक को ऑनलाइन ये ना मिले इसका भी निर्देश दिया गया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, या फिर SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक? ये कौन सा बैंक है? ये है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक को ऐसा बोला गया है। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक प्राप्त करने की बैंक की क्षमता को भी सीमित कर दिया है, ठीक है, यानी कि लिमिटेड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? बताइए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? हावड़ा गुजरात, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, या फिर चेन्नई तमिलनाडु? कहाँ पर ये संयंत्र विकसित किया जा रहा है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र हो जाएगा? तो इस संयंत्र की बात करें, ये लग रहा है खावड़ा गुजरात में, ठीक है। खावड़ा गुजरात में इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसकी बात करें अगर, तो ये 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है। कितना? 30 गीगावाट, जो 538 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो इससे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक्सो स्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? बताइए एक्सो स्केलेटन जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है? आभासी वास्तविकता गेमिंग उपकरण का एक रूप है, पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं, साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक विधि है? बताइए एक्सो स्केलेटन क्या है? बात करें अगर एक्सो स्केलेटन की, तो एक्सो स्केलेटन क्या है? ये है पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती हैं, यानी कि ह्यूमन पावर को ये बढ़ाती हैं अगर इनको पहन लिया जाए, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 2024 को आयोजित परिवर्तन चिंतन, ठीक है, परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या है परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा? चल रहे सैन्य अभ्यासों की समीक्षा करें, संयुक्तता और एकीकरण प्रयास के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना, सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करना, या फिर सेना के भीतर जो आंतरिक संघर्ष हो रहा है उसका समाधान करना। क्या था परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन का लक्ष्य? तो इस सम्मेलन के लक्ष्य की बात करें तो इस सम्मेलन का लक्ष्य था संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचारों और सुधार को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? बताइए आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? लियो वराडकर, साइमन हैरिस, माइकल मार्टिन, या फिर माइकल मैकग्रॉथ। कौन बन गए हैं सबसे युवा आयरलैंड के प्रधानमंत्री? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं साइमन हैरिस। कौन बन गया है? साइमन हैरिस बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साइमन हैरिस 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है? संभावित रूप से जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश ये बन गया है। कौन सा देश है? इटली, ग्रीस, जापान, या फिर दक्षिण कोरिया। कहाँ पर जनसंख्या गिरावट बहुत तेजी के साथ हो रही है? तो जनसंख्या की गिरावट की बात करें अगर तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या गिरावट हो रही है कहाँ पर? ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में सबसे ज्यादा जनसंख्या गिरावट देखी गई है। किस वजह से ये भी देख लेंगे। ग्रीस गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है। संभवतः जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है ये। स्वस्थ युवाओं में हृदय विफलता, ठीक है, किस वजह से हो रही है जनसंख्या में कमी? जो स्वस्थ युवाओं में हृदय विफलता, स्ट्रोक, रक्त के थक्के और कैंसर के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, कौन कौन से? हृदय विफलता, स्ट्रोक, रक्त के थक्के और कैंसर के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा मृत्यु दर बढ़ी हुई है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? बताइए कौन पेरिस में जो भारत ओलंपिक होगा वहां पर उसमें पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगा? पीवी सिंधु और अश्वनी पोनप्पा, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और एच एस प्रणय, चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, या फिर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन सी जोड़ी करेगी वहां पर? तो वर्तमान समय में जो सबसे चर्चित और सबसे फेमस कह लीजिए जो जोड़ी है कौन? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की यही करेगी पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा पुरुष युगल वर्ग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक के दौरान भारत में किस संगठन ने ईवीएम का विकास और परीक्षण किया? वैसे तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है लेकिन करंट में ये मामला चल रहा है इसलिए क्वेश्चन जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो बताइए ईवीएम का जो विकास है और परीक्षण है वो किसने किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और बीईएल ने, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआईएल, ठीक है, ईसीआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी और ईसीआईएल ने, या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि भेल और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो। किसने किया था बताइए? ईवीएम जो कि हर चुनाव में चर्चा में आ जाती है, इसका विकास और परीक्षण की बात करें तो इसका विकास और परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि ईसीआईएल और बीईएल ने इसका परीक्षण और विकास
किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? अंडमान द्वीप समूह, कच्चा तीऊ द्वीप, या लक्षद्वीप, या फिर मालदीव। तो कौन सा विवादित द्वीप का नाम है? वो है कच्चा तीऊ। ठीक है, अगर कच्चा तीऊ द्वीप के बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर इस विवाद के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो मेरी ही क्लास आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से आप कच्चा तीऊ के बारे में आसानी से जान सकते हैं और क्या विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच इस जलडमरू मध्य को लेकर, वो आप वहां से जान सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम इसका प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? CAR-T थेरेपी का क्या मतलब है? सेलुलर एंटीजन रिसेप्टर उपचार, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, कैंसर एंटीजन रिस्पांस तकनीकी, या फिर सेलुलर एंटीबॉडी पहचान थेरेपी। कौन सा सही जवाब इसका हो जाएगा? CAR-T थेरेपी की बात करें अगर, तो ये होता है कौन सा? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के नाम से ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें अगर, ये क्या करता है? तो CAR-T थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वैश्विक कल्याण जागरूकता, या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता कब है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करें तो ये कब होता है? ये होता है 7 अप्रैल को। कब होता है? 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और 2024 की जो ये थीम है वो क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम है। माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? जंगनान, जिजैंग, बीजिंग, संघाई। बीजिंग संघाई तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया गया, आपको इन्हीं दोनों में थोड़ा सा सोचना है बस। अरुणाचल प्रदेश भी इस समय चर्चा में है क्योंकि यहाँ के कई जगहों की जो नाम है वो चीन ने अपने नक्शे में कुछ और दिखाए हैं नेम। ठीक है, उनके नाम परिवर्तित किए हैं, उसी वजह से ये चर्चा में है। तो ये करंट में आ सकता है क्वेश्चन। तो चीनी नाम की बात करें तो चीन में इसका नाम क्या रहता है? जंगनान रहता है। क्या रहता है? जंगनान बोला जाता है चीन के लोगों में। हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। हालांकि भारत इन प्रयासों को अस्वीकार करने के लिए दृढ़ है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी नाम बदलने से हमारी सीमाओं के भीतर राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने उनको लाल आंखें दिखा दी है। ठीक है, क्या दिखा दिया? लाल आंखें उनको दिखा दिया है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो संशोधित GDP विकास है वो कितना हो सकता है? बताइए। सही जवाब क्या होगा? बताइए, 6.5%, 6.87, या फिर 6.2%। तो सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? जो GDP विकास अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा अप्रैल में, वो है 6.8%। कितना है? 6.8% लगाया गया है अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के
विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो इसके पिछले पूर्वानुमान में 6.5% हुआ करता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, कौन बना है भारतीय नौसेना का प्रमुख? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल आर हरिकुमार, वाइस एडमिरल विनोद कुमार सिंह, या फिर रियर एडमिरल अनिल चावला? तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे एडमिरल आर हरि कुमार का, जो कि 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके कैश डिपॉजिट मशीनों जिसे सीडीएम के माध्यम से कौन सी कार्यक्षमता विकसित करेगा? बताइए, नई कार्यक्षमता कौन सी विकसित करेगा? धन निकासी की, धन हस्तांतरण की, नकद जमा, या फिर मुद्रा विनिमय का? बताइए, यूपीआई का उपयोग करके इनमें से कौन सी नई कार्यक्षमता विकसित करने वाला है आरबीआई? तो ये विकसित करेगा जो नकद जमा है उसको विकसित करने वाला है ये। ठीक है, यूपीआई के थ्रू नकद जमा भी हो सकता है, इसको विकसित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फतेह अल सीसी, होस्नी मुबारक, अनवर सादात, मोहम्मद मुर्सी? सही जवाब क्या होगा बताइए। मिस्र में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उनमें राष्ट्रपति चुना गया है अब्देल फतेह अल सीसी को। ठीक है, किसे चुना गया है? अब्देल फतेह अल सीसी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 26, 15, या फिर 10 जून को? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की अगर हम बात करें तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ठीक है, 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो एक वैश्विक उत्सव है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है इसे। और कब? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है? ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन है और आप लोग जवाब दे सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो आरबीआई ने किससे जो सरकारी खाते हैं और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन है उसको अपने हाथ में ले लिया है? वो ले लिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। किससे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? बताइए, कैंसर के लिए भारत की पहली जो घरेलू जीन थेरेपी है उसका क्या नाम है? नेक्सकार 19, इम्यूनो एक्ट, टाटा मेमोरियल अस्पताल, आईआईटी बॉम्बे? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो नई भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है उसका नाम है नेक्सकार 19। क्या नाम है? नेक्सकार 19 इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी तो 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च हुई है और नेक्स्ट कार 19 इसका नाम है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजीत डोभाल हैं, गिरिधर अरमाने हैं, राजनाथ सिंह हैं, या फिर जनरल अनिल चौहान हैं? भारत के रक्षा
जो सचिव हैं वो कौन है? तो वो हैं गिरधर अरमाने। ठीक है, कौन है? गिरधर अरमाने जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने 26 अप्रैल को कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन किसने किया है? बताइए। सूरज ठाकुर ने किया है, मनोज वी ने किया है, चिदानंद एस नाइक ने किया या फिर अभिषेक कदम ने किया है? किसने किया है? बताइए। तो सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का निर्देशन की अगर बात करें तो ये किया है चिदानंद एस नाइक जी ने। किसने किया है? चिदानंद एस नाइक जी ने इसका निर्देशन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र चिदानंद माइक को पहचान मिली है क्योंकि उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के प्रतिस्पर्धा खंड के लिए चुना गया है और इसमें उन्होंने पुरस्कार भी जीता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? बताइए। मालदीव में जो चुनाव हुए हैं उसमें किस पार्टी ने जीत हासिल की है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC या फिर मालदीव प्रगतिशील पार्टी PPM या फिर मालदीव सुधार आंदोलन MRM? बताइए। किसने जीत हासिल की है? तो ये जीत हासिल की है किसने? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने। किसने? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर भारी जीत हासिल की है। और कितनी? 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुई संसदीय चुनाव में 66 से अधिक सीटें हासिल करते हुए भारी जीत हासिल की है। ठीक है, कितनी? 66 से अधिक सीटें यहाँ पर हासिल किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इजराइल पर ईरान के हालिया हमले का कारण क्या है? आप सभी को पता है इजराइल पर जो है ईरान ने भी हाल ही में एक हमला किया था और इस हमले का जो तात्कालिक कारण है वो ईरान ने क्या बताया था, ये बताना है आपको। ठीक है। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला, ईरान की परमाणु हथियारों की गुप्त खोज, हिजबुल्लाह का ईरान को समर्थन या फिर सीरिया के गृह युद्ध में इजरायल का हस्तक्षेप। किस वजह से ये हमला किया था ईरान ने? तो ईरान ने ये हमला इजरायल पे किया था किसके लिए? दमिश्क में जो ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों को तैनात करके इजरायल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। यह हमला 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी राजनयिक परिसर पर इजरायली हमले का प्रतिशोध था। ठीक है, उसी का बदला लेने के लिए ये किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? बताइए। रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? बलराज पंवार, विसूरज फोगाट, राजेश मलिक या फिर दिनेश हुडा? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो रोइंग में भारत के पहले पेरिस ओलंपिक कोटे की बात करें तो वो हासिल किया है बलराज पंवार ने। किसने? बलराज पंवार ने इसको हासिल किया है। बलराज पंवार ने रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया। उन्होंने 21 अप्रैल 2024 को दक्षिण कोरिया के चुगुंजू 2024 में पुरुष एकल स्कल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुश्ती में किस भार वर्ग में स्पर्धा की है? 50 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 76 या फिर 60 किलोग्राम में? किस भार वर्ग में इन्होंने प्रतिस्पर्धा किया है? बताइए। तो विनेश फोगाट ने किया है 50 किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा में भाग। 50 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है,
जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है? कौन सी श्रेणी? ला सिनेफ श्रेणी में इसे चुना गया है। मुर्गा की भविष्यवाणी, सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे, सनफ्लावर, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, बुजुर्ग महिला की कहानी। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो कौन सी फिल्म है? वो फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। ठीक है, क्या है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? मैकी सॉल ने, अमौदा बा ने, उस्मान सोनको ने, या बसिरो डियोमाए फे ने? किसने जीता है बताइए। कितने प्यारे प्यारे नाम दिए गए हैं। मैकी सॉल, अमौदा बा, उस्मान सोनको, बसिरो डियोमाए फे। बताइए कितने प्यारे प्यारे नाम। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा बसिरो डियोमाए फे। क्या नाम है? बसियो डियोमाए फे इनका नाम है, जो कि सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ बात कर ले अफ्रीका के सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बासिरो डियोमाए फे की जीत की पुष्टि की है। अगला क्वेश्चन है, हाइरेस फ्रांस में नौकायन में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? हाइरेस फ्रांस में नौकायन में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? विष्णु सरवन ने, नेत्रा कुमारन ने, अरविंद सिंह ने, या फिर आर सुकुमारन ने? किसने नौकायन में ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये हासिल किया है नेत्रा कुमारन ने। इसने नेत्रा कुमारन ने ये कोटा हासिल किया है नौकायन में। इनकी अगर बात करें तो ये फ्रांस के हाइरस में लास्ट चांस रेगाटा में सेलिंग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किए हैं। इन्होंने लेडीज डोंगी ILCA 6 में प्रतिस्पर्धा की 26 अप्रैल 2024 को 67 शुद्ध अंकों के साथ कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रही हैं। ये एक लड़की हैं। ठीक है, कौन है? ये एक लड़की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हम किस तारीख को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? बताइए किस तिथि को हम विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं? 15 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 1 मई को, या फिर 8 जून को? कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एक उत्सव है जो किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देता है। यह प्रमुख लेखकों की मृत्यु की तारीख है। विलियम शेक्सपियर, मिगुएल ए सर्वेंट्स और इंका गार्सिलियो डे ला वेगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद बन गए हैं, गैरी कास्परोव बन गए, हिकारू नाकामुरा बन गए, या डोम्मा राजू गुकेश बन गए, जिनको हम डी गुकेश के नाम से भी जानते हैं। तो कौन बन गया सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है? तो ये बन गए हैं अपने डोम्मा राजू गुकेश, यानी कि डी गुकेश इसमें बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? बताइए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं, आपको ये बताना है। तो इनकी बात करें ये कौन है, तो ये हैं सामंत गोयल जी। कौन है? सामंत गोयल जी को रॉ का प्रमुख बनाया गया है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल संडे कब मनाया जाता है? बताइए संडे कब मनाया जाता है? तो संडे संडे को मनाया जाता है? नहीं। कब मनाया जाता है बताइए। 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई? कब मनाते हैं संडे? तो संडे मनाया जाता है 3 मई को।
ठीक है, इंटरनेशनल सन डे जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग, आ सकता है क्वेश्चन। भारत सरकार हरित गृह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाती है। भारत सरकार द्वारा ही मनाया जाता है इसे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रकृति के लिए समय, या फिर ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था 2024 का? तो इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। क्या था? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे लक्ष्य जो है वो 2024 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% कमी की मांग करके मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक को समाप्त करना है। 60% की कमी करनी है इसके उत्पादन में। देखते हैं हो पाती कमी कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया है? बताइए। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किसने हासिल किया है? विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने, रितिका हुडा ने, या फिर उपरोक्त सभी ने? तो पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें अगर कोटा की बात करें तो किसने हासिल किया है? वो हासिल किया है विनेश फोगाट ने, अंशु मलिक ने और रितिका हुड्डा, यानी कि तीनों ने ही इसमें हासिल किया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? किसे विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्राप्त है? पेरिस, टोक्यो, स्ट्रासबर्ग, या फिर न्यूयॉर्क? सही जवाब क्या होगा बताइए। विश्व पुस्तक राजधानी के खिताब की बात करें तो 2024 में जो मिला है खिताब वो मिला है स्ट्रासबर्ग को। किसे मिला है? स्ट्रासबर्ग को ये खिताब मिला है। विश्व पुस्तक राजधानी प्रत्येक वर्ष यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में एक शहर का चयन करता है। चुना गया शहर अपनी पहल के माध्यम से दिन के उत्सव की गति को बनाए रखता है। 2024 के लिए स्ट्रासबर्ग को यह जो प्रतिष्ठित खिताब है वो दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने मारी है? बताइए, किसने हैट्रिक लगाई है? अदिति स्वामी, परिणीति कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, या फिर एड्रिया बेसेरा? सही जवाब क्या होगा बताइए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो तीरंदाजी विश्व कप चरण में गोल्ड जो जीता है, हैट्रिक लगाया है गोल्ड का, वो लगाया है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। किसने? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने ये हैट्रिक लगाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने 27 अप्रैल 2024 को संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में स्वर्ण पदक की हैट्रिक हासिल की है। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑफलाइन कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन कमेंट से ही पता लगता है कि जो हमारी मेहनत थी वो कितनी ज़्यादा साकार हुई है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ तैयारी होती है आपकी जीत की। आपके सपनों को उड़ान देने के लिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए जाते हैं। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक समय से नहीं पहुंच पाएगा। फिर आप लोग कंप्लेन करेंगे कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए फटाफट। हम लेते हैं विदा इस वीडियो से, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।